गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक वीडियो लाई हूँ, जिसमें से लगभग 3 महीने बाद जो मार्च में एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस चेंज हुआ है और उसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, सामान्य प्रबंधन। और ऐसी होप की जा रही है कि जो ये पेपर है 2 पार्ट्स में होंगे और लगभग 8 सब्जेक्ट होंगे। तो 200 मार्क्स, लगभग 200 क्वेश्चंस होंगे इसमें और 200 मार्क्स के होंगे पर क्वेश्चन, पर मार्क्स के होंगे, मतलब 1 नंबर का होगा। और उसमें ये आशा की जा रही है कि जो प्रत्येक 8 भाग हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, वो 25-25 के होंगे, 8 मतलब भाग में विभाजित होंगे। तो सामान्य प्रबंधन लगभग 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं यहाँ पे पहला इस वीडियो का मतलब पहला पार्ट लेके आई हूँ सामान्य प्रबंधन का। तो पहले हम कुछ कम से कम इतने फैक्ट इकट्ठे कर लेंगे सामान्य प्रबंधन से, मतलब लगभग 1 महीने तक ढेर सारे फैक्ट डेली का डेली जो मैं कराती जाऊँ, उनको आपको रट लेना है, एकदम माइंड में आए। तो एकदम ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन आया नहीं कि आपको बिना ऑप्शन देखे वो माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए, क्योंकि टाइम 3 घंटे का है, हालांकि पर्याप्त होता है, फिर भी मतलब टाइमिंग ऐसा होना चाहिए आपको कि तुरंत का तुरंत रट जाए और सामने ऑप्शन आए तो आप क्लिक कर जाओ। तो पहले तो मैं क्या करूँगी, आपको सामान्य प्रबंधन के लिए यकीन मानिएगा मेरा कि कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य प्रबंधन का आपको यहाँ से मतलब लोग 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नया ऐड हुआ। नया ऐड ही क्या हुआ भैया, सामान्य प्रबंधन ऐड हुआ। कंप्यूटर पहले भी आता था, मैथ्स पहले भी आती थी, जीएस पहले भी आता था, साइंस पहले भी आता था, तो सारी चीज़ें तो पहले भी आती थी। हाँ, रीजनिंग ऐड हुआ है, तो रीजनिंग आप तो आमतौर पर एसएससी में पढ़ लेते हो, रेलवे में पढ़ लेते हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोचिंग वाले 4,000 क्यों ले रहे हैं एमपी पटवारी के लिए और बच्चे दे क्यों रहे हैं। यूट्यूब आज के दौर पर ऐसा एक चैनल, मतलब ऐसा एक सोशल मीडिया है कि लोग चाहो तो मतलब कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बशर्ते कि लोग उनका रेगुलर, अगर कहीं पे जा रहे हैं तो उनका रेगुलर तरीके से देखें और उसको फॉलो करें। और ये नहीं कि बस यूट्यूब पे देख लिया, लेट के देख रहे हैं आराम से वीडियो और कोई मतलब नहीं। बाकायदे आप नोट्स बनाइए डेली का डेली, जो भी आपको 1 घंटे 25 मिनट 20 मिनट जितना भी आपको जानकारी दी जा रही है उसकी नोट्स बनाइए और आप डेली का डेली उसको पढ़ते जाइए। तो आप देखेंगे कि किसी भी कोचिंग की ज़रूरत कहीं भी नहीं होती है। और एक बात कि जेल पुलिस का भी, जेल प्रहरी की भी आज वैकेंसी आई है और मैंने खुद भी क्वालिफाई किया हुआ है जेल प्रहरी का रिटर्न। मैं आपको किसी दिन लेके आऊँगी उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी। और मैं अपने मार्क्स तो नहीं आए थे, बट हाँ, जब हम लोगों का रिजल्ट आया था तो उसमें खाली ये था कि कौन क्वालिफाई है सेकेंड स्टेज के लिए, कौन नहीं है। तो मैं वो भी दिखा दूँगी ताकि आप लोगों का विश्वास बना रहे कि मैं जो कहती हूँ वो सच कहती हूँ। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इसमें मैं ढेर सारे फैक्ट पहले कराऊंगी सामान्य प्रबंधन के, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगभग 1000 होंगे, 1000 के आसपास सब ग्रुप के जितने भी होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगी ढेर सारे और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे लेके आऊँगी। तो आपको कम से कम, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, कि 25 क्वेश्चंस अगर आएंगे तो 22 प्लस आपको करके आना है इस वीडियोज के थ्रू, इन वीडियोज के थ्रू, मेरे थ्रू करके आएंगे। मैं ये अच्छे से कह रही हूँ, ठोक के कह रही हूँ, अपने दम पे कह रही हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बस आपको ये करना है कि आपको मेरे साथ डेली आना है और इसको, वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इस वीडियो का से जो मिल रहा है उसका लाभ उठा पाएँ और मुझे दुआएं दे सकें। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो प्रबंधन यानी प्रबंध क्या होता है? एक मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। तो मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि हम जैसे शादियों में एक जो शादी का अरेंजमेंट करता है, जैसे किसी घर में जो मुखिया होता है वही शादी का अरेंजमेंट करता है कि कितना पैसा हलवाई को देना है, तो कितना पैसा जो भी डेकोरेशन होगा उनको देना है, कितना पैसा गहनों के लिए जाना है, कितना पैसा लोगों के तरह तरह के जो लोग आएंगे उनके स्वागत सत्कार के लिए लगाने हैं। तो इस तरीके से वो जो मुखिया होता है वो प्रबंधन करता है कि कौन सा कार्य कौन करेगा, कौन से कार्य कौन नहीं करेगा। तो वही है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है, प्रबंध कहा जाता है। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य है, क्या कहलाते हैं? जनशक्ति। जो हमारी जनशक्ति है भारत की, वो क्या होती है? लगभग 15 साल से जो ऊपर हैं और
या फिर 18 साल, 18 साल से जो ऊपर है 59 से कम है। 18 से 59 वर्ष के बीच में जो जैसे 18 से नीचे के व्यक्ति तो वैसे भी कार्य मतलब जो बच्चे होते हैं वो कार्य नहीं कर सकते हैं, ये मतलब काम नहीं करते हैं, कोई परिश्रम नहीं करवा सकता है उससे। आई थिंक ये 18 नहीं है, 15 है ना। 14 साल तक के बच्चों से कोई भी बालात काम आप नहीं करवा सकते हैं। जैसे कारखानों वगैरह में इसके लिए प्रॉपर अनुच्छेद 24 भी है। तो 15 से 59 के बीच वाला ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, ठीक है। तो जो ये जितनी जनता है जो कार्य कर सकता है, जो पैसों को अपने तरीके से किसी भी तरीके से, कोई बिजनेस करता है तो कोई प्राइवेट जॉब करता है तो कोई सरकारी नौकरी करता है तो पैसे कमाते हैं, तो वो जितनी जनता कार्य पर लगी होती है उनको और कार्य करने योग्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनशक्ति कहलाते हैं। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण विश्लेषण, ठीक है। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे, विपणन अवधारणा। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे, तो ये अवधारणा होती है कौन सी, विपणन अवधारणा, रट लेना है। तकनीकी, मानव और वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं, रॉबर्ट के कल्ज द्वारा। अब ये तो सीधा सीधा फैक्ट है कि रॉबर्ट के कल्ज ने जो प्रबंधकों के 3 आवश्यक कौशल या 3 आवश्यक गुण माने हैं वो क्या है, एक तो तकनीकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और एक मानव मतलब ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और एक उसके अंदर विचार अच्छे होने चाहिए। तो ये किसके द्वारा पहचाने गए, तो रॉबर्ट के कल्ज द्वारा। अब देखो, प्रबंधन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ें एज इट इज रटने की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे आपको लगे कि समझना है वहाँ पे समझो, और बाकी जहाँ पे रटना है तो वहाँ पे रट लो। लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंध का कौन सा नियम है, उद्देश्य आधारित प्रबंधन। अब देखो, पहली बात तो अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें जॉब लेना है, तो जैसे हमें पटवारी की जॉब लेना है तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि सामान्य प्रबंधन जो नया सब्जेक्ट है वो सबके लिए बराबर है। किसी का अगर मैथ्स है तो किसी के लिए पहले से स्ट्रॉन्ग है तो किसी के लिए कमज़ोर है, लेकिन जो सामान्य प्रबंधन जो अभी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो तो सबके लिए बराबर है। तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि उसमें तो हम इतनी मजबूत पकड़ बनाएंगे कि मतलब सबसे आगे हम ही रहेंगे। तो ये एक लक्ष्य निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, उसका मूल्यांकन करो कि क्या चीज़ पढ़ें ऐसा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। निष्पादन को पुरस्कृत करना, प्रबंध का कौन सा नियम है, तो उद्देश्य आधारित प्रबंधन, यानी हम प्रबंधन, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ तो वो इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरा उद्देश्य है पटवारी में सिलेक्शन लेना। तो ये सारी चीज़ें किस प्रबंधन के नियम के तहत है, उद्देश्य आधारित प्रबंधन के तहत। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है, तो व्यक्तिगत परीक्षण के। व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एक तो व्यक्ति का प्रतिबिंब परीक्षण, उसकी स्थिति क्या है यानी स्थिति संबंधी परीक्षण, और उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है, व्यक्तिगत परीक्षण के। ये मैं जो बताती जा रही हूँ प्लीज़ आप नोट्स बनाते जाएँ, लिखते जाएँ और डेली का डेली पढ़ते जाएँ। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है, डॉक्टर डॉबर को। अब इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं, बस हाँ ये कथन आपको रट लेना है कि किसने क्या कहा। तो विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। यह कथन किसका है, डॉक्टर डॉबर का। नेक्स्ट है बाजार एक मिनट, बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्थाएं हैं, तो उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। अब उत्पादन जो हो रहा है किसी भी सामान का, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो बाजार की अवनति भी हो सकती है यानी गिरावट भी हो सकता है बाजार में। बाजार की परिपक्वता यानी कि अपने आप में एक परिपक्व स्थिति में है। बाजार का परिचय और उसकी वृद्धि किसकी अवस्था है, उत्पादन जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं।
विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो ये आपको रट लेना है कि जो विपणन या व्यापार वाणिज्य की पुरानी विचारधारा के समर्थक टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल। टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल पुरानी विचारधारा के हैं। अब मैं इसको एक लिंक से आप लोगों को रटवा सकती हूँ, थोड़ा अजीब है बट मैं कोशिश करती हूँ। 1 मिनट। तो देखो आप इसको लिंक से कैसे याद करोगे? विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक, पुरानी विचारधारा। तो अब देखो 3 नाम है, एक टाउसले हैं, एक क्लार्क है और एक प्रोफेसर पाइल। तो टाउसले से टाउ को हम लोग अलग करेंगे, यानी ताऊ। ताऊ जी हमारे पुराने विचारधारा के थे। उन्होंने एक क्लॉक यानी घड़ी, क्लॉक ली थी, घड़ी ली थी, और वो घड़ी कैसे ली थी? पाई पाई इकट्ठा करके। हमारे ताऊ जी पुरानी विचारधारा के हैं और उन्होंने एक क्लॉक ली थी। क्लॉक कैसे ली थी? पाई पाई इकट्ठा करके। हमारे ताऊ जी पुरानी विचारधारा के हैं, तो ताऊ जी टाउसले, उन्होंने क्लॉक ली थी तो क्लॉर्क, और उन्होंने पाई पाई करके वो क्लॉक ली थी तो प्रोफेसर पाइल। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को लिंक, अगर आपको बहुत मुश्किल हो रहा तो लिंक करके कर सकते हो। आप ये 2-3 बार सुन लोगे ना तो आपको भूलेगा ही नहीं। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य है उपभोग। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं, मतलब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रहे हैं। तो उनका एक कथन है कि सभी उत्पादों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या है? उपभोग। कि जितने भी उत्पादों का, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो उनका अधिक से अधिक उपभोग किया जाए, कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जाए, यही अंतिम उद्देश्य है उत्पादन का। ये किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट है, अनुकूलतम पूंजी के संरचना का गुण क्या है? अनुकूलतम पूंजी के संरचना का गुण क्या है? तो न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत। गलत लिखा हुआ है, लागत। अनुकूलतम पूंजी की संरचना के गुण क्या है? यानी कि पूंजी जो हो वो हमारे अनुकूल हो। तो बिल्कुल ये कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है कि ऐसी पूंजी हो जिसमें जोखिम न्यूनतम हो, लाभ अधिकतम हो और न्यूनतम लागत हो। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। वित्तीय विश्लेषण यानी कि आप एक विश्लेषण करें, देखिए कि पूंजी को लगाने में या फिर वित्त का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और उसका शोध हो, मत ऐसे करें, रिसर्च ऐसे करें कि शोध क्षमता और ज़्यादा बढ़े, प्रबंधन हो अच्छे तरीके से। तो वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? लाभदायकता, शोधन क्षमता, प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? तो कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? कार्यवाही के लिए पाठ्यक्रम। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो ऋण पूंजी। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? ऋण पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। सकल कार्यशील पूंजी, सकल यानी कि संपूर्ण, कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना, कि जो व्यवसाय में जितनी परिसंपत्ति है जो अभी चल रही है उसमें से निवेशित पूंजी की आवश्यकता की, उसमें से कितनी हमें और पूंजी को निवेश करना है, उसकी आवश्यकता का सही अनुमान लगाना सकल कार्यशील पूंजी है। नियोजन प्रबंधन का प्रथम कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, यानी प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? नियोजन। तो अंतिम कार्य कौन सा है? नियंत्रण। तो प्रबंध का जो प्रथम कार्य है वो नियोजन, की चीज़ें नियोजित, मतलब नियमपूर्ण तरीके से नियोजित की गई हों, और उसका प्रबंध का अंतिम कार्य क्या होता है? नियंत्रण, की कौन सा कार्य किस तरीके से की जाएंगी इसका नियंत्रण करना प्रबंध का अंतिम कार्य है। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है व्यक्तिगत अवलोकन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। मानसिक क्रांति से के लिए आवश्यक क्या है? कि जो प्रबंध करने वाला होगा और जो कर्मचारी होंगे उसके अंतर्गत उनके मानसिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन किया जाए, यही मानसिक क्रांति है। तो आज के लिए 20 क्वेश्चंस हो गए। लगभग 14 मिनट में हमारे पास 3 से 3.5 महीने हैं, और न केवल सामान्य प्रबंधन बल्कि साथ साथ मैं हिंदी लेके आऊँगी, और इंग्लिश तो अभी नहीं कह सकती, बट हाँ जीएस और उसमें से एमपी और साइंस। जेल पुलिस के लिए मैं साइंस लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा जो क्लियर हुआ है वो मेरा साइंस और जीएस की वजह से, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश की वजह से हुआ है।
तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ऐसा होगा कि जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन और ज़्यादा मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या चाहिए, मैं और किस इस विषय में क्या क्या मतलब सहायता कर सकती हूँ। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगी। और प्लीज़ मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।